Hare Krishna, everyone. Welcome to the brand new YouTube channel named as DUNE, which stands for Divine Unified Noble Education. It is not just a name, it is a brand, and we are trying to create it a big brand in which you'll get accessible and friendly, educational and knowledgeable contents. इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, बट इंटरनेट पे अवेलेबल होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि कितना सर्फ करोगे, कितनी जगह इंफॉर्मेशन, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ढूंढोगे। तो हमारा एम ये है कि लाइफ के अलग अलग डोमेन्स को कवर करें। मैं जैसे ये आपको फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ बिकॉज आई एम कंसर्न विद द फील्ड ऑफ फार्मेसी। टुडेज टॉपिक इज गोना बी न्यू स्कोप इन मॉडर्न फार्मेसी। इसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो ये चीज तो है। अब बाकी के जो डोमेन्स है लाइफ के अलग अलग चीजें होती है, उस चीज को भी हम इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे और आपको रेलेवेंट कंटेंट्स देंगे एक ही प्लेस पर, विच विल हेल्प यू इन मिनिमाइजिंग योर एफर्ट इन सर्फिंग अराउंड द वेबसाइट्स। इसके साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर देंगे जो आपको टॉपिक दिखाया जाएगा। मेन जो मोटिव रहेगा कि आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट मिले, विच इज नॉट सब्जेक्टिव। जो नॉर्मल सब्जेक्ट में आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो विद डिग्री एंड डिप्लोमा थिंक, वो चीज नहीं। दुनिया में क्या चल रहा है वो चीज हम एम्फेसाइज करते हैं। मॉडर्न डे प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट। सो today's topic is gonna be new scope in modern pharmacy, in which we'll deal with the what is modern pharmacy thing and what is the meaning of scope. स्कोप का मतलब क्या है, मॉडर्न फार्मेसी का मतलब क्या है। भाई फार्मेसी है तो मॉडर्न फार्मेसी बनाई क्यों, और उसका स्कोप क्या है, वो चीज हम जरूर इसमें देखेंगे। आई एम योर फ्रेंडली इंस्ट्रक्टर दिव्यांश भटनागर। डू सब्सक्राइब दिस चैनल because I am sure that you'll have much more fun than any other thing in learning new aspects of different domains incorporated in just one place. Let's move on to the basic content, the basic topic that we have. ग्रोसरी की बात करूं तो 5 मेन पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करेगा है, जिसमें ये पूरी स्लाइड्स डिजाइन करी गई है, इसमें पूरा टॉपिक डिजाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई मॉडर्न फार्मेसी का मतलब क्या है और स्कोप का मतलब क्या है। प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड्स, बैकग्राउंड नॉइसेस, बिकॉज वेयर आई एम राइट नाउ बैकग्राउंड नॉइसेस आर कॉमन। तो सबसे पहले मॉडर्न फार्मेसी के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड स्कोप क्या है भाई उसके बारे में जानेंगे, स्कोप का मतलब क्या है। उसके बाद हम स्कोप को विभाजित कर देंगे। पहले ही बता रहा हूँ, स्कोप 2 टाइप में हम इसे विभाजित कर देंगे। स्कोप्स रिलेटेड टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस, मतलब जॉब प्रोफेशंस, एंड स्कोप्स रिलेटेड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी आएगी तभी प्रोफेशंस बनेंगे, तो उससे रिलेटेड भी स्कोप्स क्या है भाई, टेक्नोलॉजिकल स्कोप्स क्या है वो भी। फिर हम डिस्कस करेंगे भाई ये हमने पढ़ तो लिया या हमने देख तो लिया, उसका पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर में वो क्या कमाल दिखाने वाली है वो चीज, और उसके साथ अगर वो फ्यूचर में आ रही है तो उससे फ्यूचर कैसा होने वाला है, वी कॉल फ्यूचर प्रेडिक्शन। अब हम जानते हैं कि भाई कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, तो लास्ट स्लाइड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कोर्स वी डिस्कस द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट, कि अभी भी अगर कुछ कमी है तो कहाँ है, वो चीज भी हम डेवलप कर दें और इंप्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द बेसिक कंटेंट दैट वी गोना प्रोवाइड यू। एंड व्हाट इज मॉडर्न फार्मेसी। अब हम देख लेते हैं भाई फार्मेसी अपन को पता है क्या होती है, कन्वेंशनल फार्मेसी पता है, मॉडर्न फार्मेसी अलग ही ब्रांच बना दी। भाई क्या है ये, देख लेते हैं एक बार। What modern pharmacy actually means is it is that branch of pharmaceutical science in which we deeply study about the various aspects of advanced technology and how it can be used to create a remarkable difference in treatment of particularly those ailments which have been left untreated for a quite long time. ये सब कुछ बता रही है कि मॉडर्न फार्मेसी क्या है। कन्वेंशनल फार्मेसी भाई हम जानते हैं, टैबलेट है, एलिक्सर्स है, लिनिमेंट्स है, लोशंस है, एरोजोल्स है, इनहेलर्स है, हर चीज है। तो कन्वेंशनल फार्मेसी है वो बनाना है, उसके बारे में स्टडी करनी है और सब पहुंचाना, आगे भेज देना है, बस हो गया काम। अगर इससे ही काम चलता तो एक अलग ब्रांच बनती, नहीं बनती। मॉडर्न फार्मेसी
बेसिकली मीन्स ये वो ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस की जिसमें हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं, और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही है उन्हें हम कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जिससे जो अभी तक डिजीज जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया, जिनका पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया है, एड्स वगैरह वगैरह, ठीक है, जेनेटिक डिजीज कुछ ऐसे है जिनका पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है, बहुत कॉस्टली भी है, इनफैक्ट कॉस्ट इफेक्टिव एक बहुत बड़ी चीज है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट वो एलिमेंट्स जिनको ट्रीट करना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है, फुल ट्रीटमेंट जिनका पॉसिबल नहीं हो पाया वो पॉसिबल हो जाए। इन शॉर्ट, मॉडर्न फार्मेसी इज दैट ब्रांच ऑफ फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी से हम कैसे ट्रीटमेंट को और बेहतर बना सकते हैं, वो चीज मॉडर्न फार्मेसी में आती है। कन्वेंशनल फार्मेसी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की जगह नहीं होती है, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस चली आ रही है वही चीज होती है, ये वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जो सब्जेक्टिव स्टडी है जिससे आपको डिग्री डिप्लोमा मिलते हैं वो तो कन्वेंशनल फार्मेसी है, पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, बट व्हाट्स गोना हैव एन इम्पैक्ट इन योर फ्यूचर इज द फील्ड ऑफ मॉडर्न फार्मेसी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल कोरिलेटेड है, इसलिए मॉडर्न फार्मेसी एक इंटरेस्टिंग डोमेन है पढ़ने की। ये हेल्थ केयर की वो ब्रांच है, मतलब वो एस्पेक्ट है जिसमें लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अभी चल रही है वो तो इनकॉर्पोरेट कर ही गई है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आने वाली है उसको भी कंसर्न में रखा गया, एक बड़ी चीज है। तो उम्मीद है मॉडर्न फार्मेसी क्या है वो तो समझ में आया। कुछ भी डाउट होता है कमेंट में लिखो, डाउट आपके मैं सॉल्व करूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको रिसोर्सेज जो है इस रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो भटकने की जरूरत नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप। भाई स्कोप का क्या मतलब है? आप लोग सोचेंगे भाई क्या कर रहे हो यार, स्कोप बता रहे हो तो हम डिक्शनरी में सर्च कर लेंगे, मुझे भी पता है डिक्शनरी में कर लोगे। इस मॉडर्न फार्मेसी से कंसर्न्ड स्कोप का मतलब क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं। इंग्लिश डिक्शनरी की बात करें तो स्कोप हम अपॉर्चुनिटी से थोड़ा कोरिलेट कर पाते हैं। लाइफ की कोई भी फील्ड हो, उसमें अगर आपको आगे चल के अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि भाई अच्छा होगा तो वो स्कोप। एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में वो स्कोप कहलाता है। आप करियर में है कि भाई आपने ये करियर ऑप्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न फार्मेसी, आपने अभी मॉडर्न फार्मेसी पर अपना काम करना शुरू कर दिया और आपको पता है कि आगे जाके इसका बेनिफिट ही होगा, तो ये मॉडर्न फार्मेसी का स्कोप है। पूरी लाइफ की, अपने जीवन के कोई भी फील्ड जिसमें आगे चल के अच्छा होने वाला है, एडवांस होने वाली है वो चीज, हमें और अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो चीज, स्कोप कहलाती है। यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने स्कोप को दो भागों में विभाजित किया है, एक तो प्रोफेशनलिज्म और एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे तभी तो प्रोफेशंस बढ़ेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ अलग अलग प्रोफेशंस निकलते हैं। तो स्कोप तो ये है, इसका मतलब ये है, ज्यादा नहीं। और इमेजेस पर मत जाना क्योंकि मैंने भी इमेजेस चुराई है जैसा कि सब करते हैं स्लाइड्स बनाने में। तो हम आगे चलते हैं भाई, लेट्स बिगिन विद द मेन थिंग। भाई अपन मेन थिंग पर चल लेते हैं। क्या है भाई मेन थिंग? ठीक है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन मॉडर्न फार्मेसी। अब हम उन टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, सारी टेक्नोलॉजीज तो इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल है, जो मेन टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर निकल के आई है उनको इनकॉर्पोरेट करा है मैंने, और उनके बारे में जो बेसिक डिटेल है जो पता होनी चाहिए, especially to those who are concerned with the pharmacy but still who wants to acquire the general knowledge in healthcare। ये जो टॉपिक है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये टॉपिक हर इंसान को मदद करेगा क्योंकि जनरल नॉलेज भी बढ़ाता है। तो चलते हैं एंड लेट्स बिगिन विद द कोट। ये कोट मैंने अपने मन से बनाया है, तो प्लीज इसे ना टीपे। Scope in future technology in the field of pharmacy is quite interesting to talk about as it opens up the domain of better healthcare and treatment offering to various segments। अब इतना तो सबको समझ में आता है, ठीक है। स्कोप तो मजे मजे में बना दिया था, मेन टॉपिक पर चलते हैं। ये है फ्यूचर टेक्नोलॉजीज भाई फार्मेसी के टॉप
8 टेक्नोलॉजी है फार्मेसी की जो मैंने इनकॉर्पोरेट करी है, और इन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ से ही फार्मेसी की एक ब्रांच अलग करनी पड़ी थी, मॉडर्न फार्मेसी। इसमें टॉप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन बीइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। किस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है? जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो एआई से हो रही है, हमारे फोन की कैमरा है वो एआई से हो रही है, जो हम गेम्स खेल रहे हैं वो एआई से हो रहा है, हम इनफैक्ट बात कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वो एआई से हो रहा है। तो एआई से क्या नहीं हो रहा है? तो इसलिए हेल्थ केयर में एआई का एक बहुत बड़ा रोल है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजीज, आई गेस 14 टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजीज हैव बीन डिस्कवर्ड। 14 टाइप्स पे रिसर्च चल रही है और भी डिस्कवर होने वाली है। सो नैनो टेक्नोलॉजी भी हर डोमेन में है, नो डाउट हर डोमेन में इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नैनोटेक। हेल्थ केयर के लिए स्पेशली नैनोटेक बाकी जगहों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊंगा क्यों। आगे चल के हम डिटेल पढ़ेंगे ही सही, तो इतना एक्साइटेड होना जरूरी है, बट इतना भी मत हो जाना। देन डिजिटल थेराप्यूटिक्स, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देन बीइंग क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होता है? गूगल ड्राइव, मेगा क्लाउड, जो हम मूवी डाउनलोड करते हैं हमारे क्लाउड स्टोरेज में सेव हो जाती है, या हम फोटोज है, गूगल फोटोज क्या है? क्लाउड स्टोरेज है। क्या वही क्लाउड स्टोरेज है तो वही, पर इसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, वो बताऊंगा आगे चल के। बिग डेटा एनालिटिक्स, जो प्रीडोमिनेंटली मैथमेटिक्स कंसर्न फील्ड से निकला है, बट because pharmacy is a very vast domain, it is incorporated in the field of pharmacy, highlighting modern pharmacy. प्रिसाइजन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोप है भाई फ्यूचर में, बताऊंगा आगे चल। एक्साइटमेंट बरकरार रखें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स, ये भी प्रीडोमिनेंटली मैथमेटिक्स कंसर्न फील्ड से निकला है, बट फार्मेसी में इनकॉर्पोरेट इसलिए किया गया है बिकॉज ये जरूरी है, और इनके साथ साथ अलग अलग प्रोफेशंस निकल के आ रहे हैं, बताऊंगा वो आगे क्या है। हम अब इनकी बेसिक डिटेल्स पढ़ेंगे, पूरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए भी कि मैं इनकॉर्पोरेट करूं एक ही जगह पर। बेसिक इतना हम आपको समझा देंगे कि भाई इनका यूज क्या है, ये क्यों लाए गए हैं मॉडर्न फार्मेसी में, क्यों कन्वेंशनल फार्मेसी को मॉडर्न फार्मेसी में ब्रेक करना पड़ा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिटेल के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत फेमिलियर नेम है, बहुत जगह यूज भी होता है। एआई हर एक इंसान, बच्चे से लेकर बड़ा तक एआई उसके मुंह पर ये नाम रहता है। ये भाई एआई क्या होता है? तो सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हर जगह अपनी अपनी कोई ना कोई डेफिनेशन रहती है, हम सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे। विकिपीडिया जो एक्सेसिबल है और हर कोई जानता है विकिपीडिया क्या होती है। विकिपीडिया एआई को कैसे डिफाइन करती है? इजी टर्म्स में बताऊं तो एआई इज समथिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच मैचेस द कॉन्साइंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, जो इंसानी दिमाग के कॉन्साइंस को मैच कर सके, ऐसा प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम एआई कहलाता है। एआई बनता कैसे? एल्गोरिदम्स। एआई क्या यूज कर रहा है? एल्गोरिदम, ठीक है, और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर है ना, जो ह्यूमन कॉग्निशन, जिसे हम कॉन्साइंस भी कह सकते हैं, वो मैच कर रहा है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मॉडर्न फार्मेसी में इसे एनालिसिस के लिए प्रीडोमिनेंटली यूज किया जा रहा है। प्रोडक्शन के लिए अभी तक यूज नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम उस लेवल पर जाएंगे तो हमें पता पड़ेगा कि क्यों अब तक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए एआई का इतना बड़ा रोल नहीं निकल के आया है। बट इन एनालिसिस एआई इज रियली हेल्पिंग अ लॉट। एआई का यूज डायग्नोस्टिक्स में, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के डेवलपमेंट के लिए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट करना, पूरा प्रोटोकॉल या पूरा प्रोसेस डेवलप करने के लिए। ड्रग डेवलपमेंट, अब ड्रग डेवलपमेंट में ये नहीं कि एआई बना रहा है, वो मॉडलिंग कर सकता है, मॉडल्स बना सकता है। 3D मॉडल्स होते हैं, अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, वो चीज एआई कर सकता है। एक सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट, उसमें भी जो योगदान है एआई का बहुत ज्यादा। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इसका मतलब होता है कि जो पेशेंट है उसके लिए केवल मेडिसिन डोजेज या डोजेज फॉर्म्स प्रिपेयर करना।
सिर्फ उसके लिए ही वो बना है, केवल एक्सक्लूसिवली उस पेशेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। पेशेंट मॉनिटरिंग, अब फॉर एग्जांपल अगर हम कन्वेंशनल मीन्स यूज करें, डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं क्या है दवाई से ये फायदा हुआ है, इससे ये हुआ है, एआई ऑटोमेटिकली वो काम कर देता है। एआई पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से खुद ब खुद ये जांच लेता है ऑन दी इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं कि भाई इसको ये बीमारी है, अब तक भी है, इतना कुछ बचा हुआ है, इसको ये मेडिसिन दो, ये दो, वगैरह वगैरह। सारी जो मॉनिटरिंग मतलब मॉनिटर करना, किसी एनालाइज करना एक केस में, ठीक है। और भी है बट मेजर इसका जो रोल आया है वो एनालिसिस में ही हुआ है। एनालिसिस में इसने एक अच्छा काम ये किया है कि ह्यूमन एफर्ट को बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया। बिकॉज अगर एनालिसिस में टाइम लग जाएगा तो मार्केट तक पहुंचेगी ड्रग, टाइम लग जाएगा उसमें। मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगा है तो उसमें तो कितने टाइम यूं ही निकल जाएगा। एनालिसिस वाला पार्ट अगर छोटा हो जाए तो बाकी जो मेजर पार्ट्स है उन पर फोकस कर सकते हैं। तो ह्यूमन एफर्ट को इसने रिड्यूस किया है, टाइम रिड्यूस किया है, इनफैक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एआई को लाने में कॉस्ट लगेगी, लेकिन उसके बाद के जितने भी प्रोसीजर्स होंगे उसमें कॉस्ट नहीं लगेगी, उसमें मनी नहीं लगेगा। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं हम। दूसरा टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो है हर फील्ड में कहीं ना कहीं काम आ रही है। तो अब ये है क्या, एक बार देख लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है नैनो लेवल पर हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नैनो लेवल पर क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स के एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर हम मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। मैनिपुलेशन अलग अलग चीजों का हो सकता है, किसी भी प्रॉपर्टी का, उसके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो सकती है नैनो लेवल। तो नैनो पार्टिकल्स की हम स्टडी कर रहे हैं। नैनो पार्टिकल एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्केल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है, बड़ी बड़ी चीजें जो क्लस्टर्स ऑफ मेडिसिन का हम भेज रहे हैं उसकी जगह छोटी चीज भेजें। एक एग्जांपल से बताता हूं। कैंसर में गुच्छा बन जाता है सेल का, वहां तक कौन सी दवाई जाती है? हम कोलॉइड्स बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं। कोई पॉलीमर या कोलॉइड उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, बट नैनोटेक की मदद से हम नैनो पार्टिकल रिलेटेड कोई चीज बना सकते हैं, ठीक है। वो पेनिट्रेट कर सकता है, वो इतना छोटा होता है कि उस गुच्छे को भी पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी चीज जो बॉडी में जा रही है, जो एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है, उससे अच्छा केवल टारगेट साइट पर जाए। छोटी से छोटी चीज, इतनी छोटी कि उसे हमें नेकेड आई से देखने में दिक्कत आ जाए, ठीक है, और टारगेट ऑर्गन पे डायरेक्टली जाए विदाउट एनी फर्स्ट पास या बाईपास मेटाबॉलिज्म। वो फर्स्ट पास और बाईपास मेटाबॉलिज्म को इग्नोर करती है। उस चीज को हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में कभी आने वाले सेशंस में। बट ये नैनोटेक का यूज बहुत जगह हुआ है, जैसे कि बता रखा है ड्रग डिलीवरी में। ड्रग डिलीवरी मतलब बॉडी में ड्रग को कैसे डिलीवर किया जा रहा है, और इसके कारण मेन एम्फेसाइज किस पे पड़ता है? नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एनडीडीज। जीन थेरेपी नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक्स, रिसर्च के एरियाज में R&Ds, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और क्लिनिकल एप्लीकेशन है, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च सब आ जाते हैं, ठीक है। तो नैनोटेक का यूज हम कोई ना कोई टाइनी टूल हो सकता है, नैनोबॉट्स हो सकते हैं, एक ऐसे रोबोट्स, मतलब बहुत छोटे रोबोट्स होते हैं वो, नैनो ट्यूब्स हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिपोसोम्स वगैरह, ये जो है नैनोटेक को यूज कर रहे हैं। तो नैनोटेक के बारे में अलग से सेशंस रखेंगे, बट ये ऑलमोस्ट ऑन द साइज ऑफ वायरस पार्टिकल्स के साइज के होते हैं। इतनी छोटी चीज अब हमारे हेल्थ केयर में काम आ रही है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा एडवांसमेंट है। नेक्स्ट वन बीइंग डिजिटल थेराप्यूटिक्स। अब ये डिजिटल थेराप्यूटिक्स क्या है देख लेते हैं। डिजिटल मतलब पता है सबको, डिजिटल मतलब होता है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का मतलब जो चीज हम पेन पेपर पे कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे हो रहा है। सिंपल सी बात ये है। थेरेपीज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं लोगों को? पहले कन्वेंशनल मीन्स क्या था? जाते थे, पूछते थे, थेरेपी प्रोवाइड करते। थेरेपी अलग अलग टाइप की हो सकती है, फिजियोथेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी होती है, अलग अलग टाइप की थेरेपी होती है। पर उन थेरेपीज को जहां हमारा टाइम जा रहा था, एफर्ट्स जा रहे थे, मनी जा रहा था, वो अब डिजिटलाइज हो गया है, तो वो डिजिटल थेराप्यूटिक्स कहलाता है। डिजिटल थेराप्यूटिक्स में इंपॉर्टेंस क्या रहती है कि क्वालिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ठीक है, और स्ट्रिक्टली पेशेंट एडहरिंग
फॉलो करे। इसका मतलब जिस पेशेंट के लिए डिजिटल थेरेपेटिक्स डिजाइन करी गई है स्ट्रिक्टली उसको एडर करे। अलग अलग पेशेंट पे हम एक टाइप की थेरेपी ट्राई नहीं कर सकते। बहुत सारे डिजीज ऐसे जिनमें थेरेपीज की जरूरत पड़ती है, उन्हीं के लिए डिजिटल थेरेपीज काम किया जाता है। क्यों? जैसे डायबिटीज है, एक बार में तो मतलब कहने का मतलब ये कि क्रॉनिक जो भी डिजीज है उनके लिए थेरेपीज काम में आती है, एक्यूट डिजीज के लिए थेरेपीज का रोल नहीं है। डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओपियोइड एडिक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है। डिजिटल थेरेपेटिक्स अलायंस जो है वो डिजिटल थेरेपेटिक्स को इस टाइप से डिफाइन करती है। एविडेंस बेस्ड थेरेपेटिक इंटरवेंशंस दैट आर ड्राइवन बाय हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट, मैनेज और ट्रीट अ मेडिकल डिसऑर्डर और डिजीज। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का हम यूज ले रहे हैं थेरेपी प्रोवाइड करने में। डिजिटल मतलब कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो डिजिटल थेरेपेटिक्स समझ में आ गया है? कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, और ढेर सारा कमेंट करो। जो चीज लिखी हुई है वो पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वीक क्लाउड टेक्नोलॉजी। क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन इज यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ क्लाउड टेक्नोलॉजी एट प्रेजेंट। मैं भी क्लाउड टेक का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं ये वीडियो यूट्यूब पर डाल रहा हूँ उसका मतलब वो भी क्लाउड स्टोरेज में जा रहा है। तो क्लाउड स्टोरेज हमारी लाइफ का या हमारी डिजिटल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, एक्चुअली होता ये है, फार्मेसी क्योंकि अब डिजिटलाइज हो रही है, पेन पेपर का काम तो ऑलमोस्ट निल हो रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में पेन पेपर का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस और फ्रैंकली मॉडर्न फार्मेसी डिजिटलाइजेशन को ही प्रमोट करती है। तो इसका मतलब डिजिटल डेटा जो है वो बहुत सारा होने वाला है। और बीइंग अ फार्मासिस्ट मैं ये जानता हूं कि डिजिटल डेटा बहुत ही ज्यादा होता है इस फील्ड में। अब इतने सारे डिजिटल डेटा को हमें इकट्ठा करके रखना है और उसे मेंटेन करके रखना है, उसे सॉर्ट आउट करके रखना है, ताकि कब वो काम आ सके, रिसर्च के दौरान काम आ सके, डिस्कवरी के दौरान काम आ सके, डेवलपमेंट के दौरान काम आ सके, और मेनली एनालिसिस के दौरान काम आ सके। ठीक है, कोई ड्रग डिस्कवर करनी हो, कोई नई ड्रग का डेवलपमेंट करना, हमारे पास सोर्स है, उससे हमें उसकी कुछ आइसो प्रॉपर्टीज रिलेटेड डेवलपमेंट करना हो, उसकी जैसी बस थोड़ा सा चेंज, स्ट्रक्चर चेंज करके डेवलप करना हो, उसका SAR स्टडी करना हो, उसका QSAR स्टडी करना हो, या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, ट्रायल्स में भी एनालिसिस के पार्ट आते हैं, वो चीज करनी है। तो हमें डेटा इकट्ठा करना है। ये डेटा जो मेंटेन करते हैं उनका भी बड़ा रोल होता है, बिकॉज दे हैव टू कीप एवरी नॉलेज, ताकि वो सॉर्ट आउट कर सके और इस डेटा को सही से ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सके, उनकी स्टडी कर सके और जरूरत के वक्त उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी भी ऑफ कोर्स इज अ बिग डोमेन of specialization. If not, it holds a big future potential. Next being big data analytics. Big data analytics नाम में ही इसका काम है। एनालिटिक्स सब जानते हैं भाई, एनालिटिक्स वो ब्रांच होती है किसी भी डोमेन की जिसमें एनालिसिस परफॉर्म होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स का मतलब डेटा तो है, पर वो अब नॉर्मल डेटा नहीं है, वो बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा। ठीक है, अगर हम समझना चाहें तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत सारा डेटा होता है, जो R&Ds मेनली कंसर्न होती है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, और मे भी सारे जो फंक्शंस होते हैं वो सारे परफॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज MNCs में जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें हर चीज परफॉर्म होती है। ठीक है, एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग, उनकी अपनी R&Ds होती है, पैकेजिंग यूनिट्स होती है, ठीक है, मार्केटिंग यूनिट्स होती है, तो हर चीज हो रही है। तो इससे डेटा कितना निकलता होगा, इमेजिन, बहुत सारा डेटा निकलता है। अब इतना डेटा है तो इतना डेटा को हमने इकट्ठा भी कर लिया, चलो, लेकिन उसको एनालाइज करने वाला कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसे सही से एक्यूरेटली एनालाइज कर सके। एनालाइज करने के बाद उसे नॉट इवन, इसे तुम रिलेट करोगे क्लाउड टेक्नोलॉजी, भाई एक ऐसा इंसान जो क्लाउड टेक्नोलॉजी समझ भी रहा है, होल्ड कर रहा है, नहीं, ये अलग। एनालाइज करना, एनालिटिक्स में एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है,
और एनालिसिस आप सब जानते हैं बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी कंपनी में। बड़े से बड़ा डेटा एनालाइज करके नई इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। जो पर्सन इसमें कंसर्न्ड होगा वो उस डेटा को एनालाइज करके नया डेटा बना भी सकता है, उस डेटा को एनालाइज करके चेंजेस बता भी सकता है और एनालिसिस को प्रमोट भी कर सकता है। उस एनालिसिस से कुछ नई चीज डिस्कवर भी हो सकती है। बहुत सारी चीजें इस बिग डेटा एनालिटिक्स से निकल रही है, बट बिग डेटा एनालिटिक्स मेनली इज कंसर्न विद द मैथमेटिकल एनवायरमेंट पीपल। मतलब जो मैथमेटिक्स से कंसर्न होते हैं मेनली उनके लिए होता है, बट क्योंकि हर इंडस्ट्री में हर कंपनी में इसकी सेपरेट ब्रांच होनी चाहिए जस्ट बिकॉज यू नीड टू बी फुली इक्विप्ड विद द एनालिसिस पार्ट, तो फार्मेसी में भी इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है। नेक्स्ट बी प्रिसिशन मेडिसिन। अब प्रिसिशन बोल सकते हो, प्रिसाइशन बोल सकते हो, जो आप चाहो बोल सकते हैं। प्रिसिशन मेडिसिन का जो है एम एक्चुअली ये फार्माकोजीनोमिक्स का प्रिंसिपल अपनाती है। प्रिसिशन मेडिसिन जो है बहुत प्रिसाइसली डिजाइन है। प्रिसाइस का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, एक प्रिसाइस मतलब एक्यूरेट, एक्सट्रीमली एक्यूरेट। जेनेटिक लेवल पर मतलब जेनेटिक लेवल तक की उसकी एक्यूरेसी जो होती है ना, वो प्रिसिशन मेडिसिन होती है। अब वो प्रिसिशन मेडिसिन टारगेटेड ट्रीटमेंट पर एम करती है। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट के लिए बनाई गई है सबसे पहले तो वो, ठीक है, और उस पर भी क्या उसको डिजीज है उसके लिए स्पेशली डिजाइन है, ठीक है, उसके जीनोम में जाती है। तो कहने का मतलब है कि उसके जेनेटिक लेवल को अप्रोच कर रही है और केवल उसी की तरफ जा रही है, कोई साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट प्रोवाइड करे, बिकॉज वो कहीं और जा ही नहीं रही है। टारगेटेड ट्रीटमेंट का मतलब जहां पर डिजीज है वहीं पर जाना है, ठीक है। तो प्रिसिशन मेडिसिन का मतलब ये है। फार्माकोजीनोमिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें फार्मेसी और जेनेटिक दोनों वर्ड्स आ रहे हैं। तो फार्मेसी की वो ब्रांच जो जीनोमिक सीक्वेंस या जेनेटिक मेकअप को भी कंसर्न में लेती है, वो फार्माकोजीनोमिक्स कहलाती है। उसके बारे में हम कभी अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, बट प्रिसिशन मेडिसिन तो यही है, ठीक है। प्रिसिशन मेडिसिन इज अ पार्ट इन फार्माकोजीनोमिक्स। फार्माकोजीनोमिक्स का एक पार्ट होता है प्रिसिशन मेडिसिन, जिस पर अलग अलग टाइप की रिसर्च हो सकती है। अलग अलग लोग प्रिसिशन मेडिसिन को अलग अलग टाइप से डिफाइन करते हैं, बट जो मेन प्रिंसिपल होता है वो एक ही है। ये वेरिएबिलिटी इन जीन्स, मतलब जो इंसान है उसकी जीन जो है वो उसके लिए पर्टिकुलर है, स्टैंडर्डाइज्ड है। इसका मतलब उसके जैसे जीन्स कहीं और मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हम आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं करेंगे, बट नॉर्मली उसके जैसे जीन्स कहीं और नहीं मिलेंगे। तो उसी पर्टिकुलर जीनोमिक सीक्वेंस को ध्यान में रख के ही मेडिसिन बनाई जा रही है, इसलिए वो सुपर एक्यूरेट है, इसलिए वो प्रिसाइज है, इसलिए उसे प्रिसिशन मेडिसिन कहा गया है, ठीक है। तो प्रिसिशन मेडिसिन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये है। बाकी चीज ऑफ कोर्स एक बार आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, जो भी है दे रखा है एक ग्लांस। तो नेक्स्ट बीइंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अच्छा ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? ब्लॉकचेन इज अ शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर that facilitates the process of recording transactions and tracking assets in a business network। तो कहना जैसे मैंने बताया था, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में ज्यादा काम आता है। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल साइंस की उस ब्रांच को कंसर्न में रखें जो डिजिटलाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग वगैरह पर है, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग, तो उनके लिए ब्लॉकचेन काम आता है। तो एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो कहने का मतलब एसेट्स कितने बिके हैं, कितने एसेट्स हैं, या एसेट्स भी छोड़ो, कितना माल बिका है, कितना माल है, ठीक है, उनकी एनालिसिस, कितना ग्रोथ आई है, कितना कम आई, कितना पैसा लगा है, कितना पैसा देना है, और क्या चेंजेस करने हैं, लोगों की क्या डिमांड है, हर चीज एक नेटवर्क से कनेक्टेड, और इसी नेटवर्क को ब्लॉकचेन कहते हैं। इसका जो मेन यूज है वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, और मेनली डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जाता है।
प्रोडक्शन में इस टाइप से अगर हम कह सकते हैं कि भाई लोगों की डिमांड है, हमने ब्लॉकचेन पूरा सिस्टम है, हमें पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में लोगों की डिमांड आई और हमने लोगों को जो दिया है उससे कोरिलेट करके अपन को दिखाना है, तो चेन नेटवर्क बना रहा है, तो पूरा नेटवर्क है। अब उस नेटवर्क से हमें पता पड़ा कि ये चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए बिकॉज अदर राइवल्स कम है, तो ये चीज प्रोड्यूस करो, मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा हो। डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ किस चीज का अभाव है, कहाँ चीज पहुंचनी चाहिए, वो चीज भी। और डेटा एनालिसिस में तो खैर हेल्प करेगा इसे। ओवरऑल जो इसका एम रहता है या किसी भी चीज का एम रहता है वो ड्रग डेवलपमेंट का होता है कि अच्छे से अच्छे ड्रग को डेवलप कर सके। वो ड्रग किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ब्लॉकचेन हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को ऑफर करती है। ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन इज नॉट कंसर्न्ड विद द फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल साइंस की फील्ड से कंसर्न नहीं होती है। जहां जिस इंडस्ट्री में मार्केटिंग रिलेटेड डोमेन्स हैं, किसी भी कंपनी में जिसमें मार्केटिंग रिलेटेड डोमेन्स है, उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़ी बड़ी कंपनीज अपना रही है, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए जो उनका सर्वर रूम होता है वो भी बहुत एडवांस्ड होता है। कभी आप YouTube पर बाकी वीडियो सर्च करोगे तो आपको सर्वर रूम पता पड़ेगा कैसा हो सकता है। इससे नीड पता पड़ती है। विद दिस नेटवर्क पता पड़ता है कि ड्रग किस क्वालिटी की जा रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं, लोगों की क्या डिमांड पड़ रही है, लोग उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं या उसके लिए अप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो ये ऐसा नेटवर्क है जो लोगों से कंसर्न रहता है, डायरेक्ट टच में रहता है और उन्हें पता भी नहीं पड़ता। दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कम्स एडवांस्ड एनालिटिक्स। अब एडवांस्ड एनालिटिक्स जो है ये बड़ी अच्छी चीज है। एनालिटिक्स तो हम जानते हैं, बट अब एनालिटिक्स से ही काम नहीं बनता सिर्फ, अब एडवांस एनालिटिक्स भी आ गई है। एडवांस एनालिटिक्स जो है वो किसी भी डोमेन में आ सकती। कहने का मतलब ये है एनालिसिस हम कर रहे हैं उसे और एडवांस लेवल पे कर रहे हैं। नॉर्मल एनालिसिस जो हम कन्वेंशनल एनालिसिस करते थे वो केमिकल टेस्ट से करते थे। अब मॉडलिंग टूल्स आ गए हैं। नॉर्मल एनालिसिस हम केमिकल ये मिला है भाई, टेस्ट कर रहे हैं, हमने ये देखा वो देखा, पता नहीं क्या अलग अलग टाइप के कन्वेंशनल एनालिसिस होता है। अब एडवांस एनालिटिक्स में हर चीज डिजिटलाइज्ड है, कंप्यूटर प्रोग्राम से ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। तो आपको मॉडलिंग टूल्स आपके पास है, आपके पास मॉडल्स है, तो हर चीज आपको क्या है, आपके पास स्क्रीन है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो आपको केमिकल्स की जरूरत है। और केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, ऑफकोर्स पड़ती है, बिकॉज इट्स फार्मास्यूटिकल साइंस। बट इस डोमेन में अगर हम बात करें एडवांस एनालिटिक्स में, तो इट इज नॉट कंसर्न विद द यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है। एडवांस एनालिटिक्स एक ऐसी ब्रॉड ब्रांच है जिसमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग, इन सबकी चीजें इनकॉर्पोरेटेड है। अब एडवांस एनालिटिक्स ऑलरेडी एआई वगैरह जो हमने डिस्कस करी है वो चीज इनकॉर्पोरेट करती है, तो ऑलरेडी ये हम मान सकते हैं ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है ऑफ कोर्स, और बहुत बड़ा डोमेन है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसे अलग से पढ़ें। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसके बारे में अलग से समझें। एनालिसिस किस लेवल पर पहुंच गया है ये पता होना चाहिए। एनालिसिस की वैल्यू बहुत हाई है। किसी भी कंपनी में आजकल एनालिसिस की वैल्यू ज्यादा है, बिकॉज एनालिसिस मदद करता है कि हमें आगे क्या करना है ये पता लगाने में और कैसे करना है। तो वो चीज एडवांस एनालिटिक्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बिकॉज ये कंप्यूटर सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं। एआई हम नाम आ गया तो फिर कितना एडवांस होगा हम सोचते हैं। जब ये एआई यूज कर रहा है, ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम से यूज कर रहा है, जो ऑलरेडी बहुत एडवांस लेवल पर है, हम ये जानते हैं। एक बड़ी चीज है। तो एडवांस एनालिटिक्स समझ में आ ही गया हो क्या होता है। अब आगे चलते हैं भाई, जो आगे आने वाला है प्रोफेशंस पर है। प्रोफेशंस वाला पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोफेशंस के बारे में समझना, कितना समझेंगे कि भाई ये करते हैं, वो तो हम जल्दी कवर अप कर लेंगे। इन चीजों से जो हमने देखी है टेक्नोलॉजीज, उनसे रिलेटेड प्रोफेशंस आते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी वैसे वैसे प्रोफेशंस ग्रो करेंगे, तो वो देख लेते हैं। अब
वापस से कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, scope in professionalism includes variety of preferred jobs and career opportunities that are predicted to take a long jump in future। सबको समझ में आ ही गया होगा। टॉप फ्यूचर प्रोफेशनल्स। अब ये फ्यूचर प्रोफेशनल्स ऐसे भी हैं जो अभी भी हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बट ये ऐसे प्रोफेशंस हैं जो फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। ये पहले से चले आ रहे हैं, जरूरी थोड़ी ना आगे फ्यूचर में खत्म हो जाए, वो फ्यूचर में भी चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ड्रग इंस्पेक्टर, द नेक्स्ट बीइंग ड्रग कंट्रोलर, देन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, then big data analyst, then computational pharmacist, then healthcare scientist, life cycle management scientist, and research pharmacist। Let's know about them one by one। ड्रग इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर्स हमें पता है, इंस्पेक्शन करने वाले ना, पुलिस इंस्पेक्टर्स होते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वैसे ही ड्रग का इंस्पेक्शन करने वाले भी होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर्स आर स्पेशलिस्ट हु मॉनिटर्स ड्रग सेफ्टी, यूटिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी फ्रॉम द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड until it is sold in a retail outlet। मैन्युफैक्चर से लेकर बिकने तक, बनने से लेकर बिकने तक पूरा इंस्पेक्शन का काम ड्रग इंस्पेक्टर्स का रहता है। इस इंस्पेक्शन में उसकी सेफ्टी, क्वालिटी, प्योरिटी, परफॉर्मेंस, यूजेस, कंसिस्टेंसी, हर चीज आती है। दैट्स व्हाई ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। बहुत रेप्यूटेड ये प्रोफेशन है और गवर्नमेंट बेस्ड। प्राइवेट का तो क्या ही कहना, बट गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स टू एग्जामिन फार्मास्यूटिकल्स एट वेरियस स्टेजेस of the research and development, distribution and selling procedures to determine that the prescribed standards have been met। हमें पता है कि जरूरत क्या है लोगों की। ड्रग इंस्पेक्टर्स को तो पता है ना कि भाई ये लोगों की जरूरत है, इतनी सेफ होनी चाहिए ड्रग, R&Ds कैसे चल रही है, कुछ एडल्ट्रेंस यूज तो नहीं हुए हैं, कुछ ऊपर नीचे काम तो नहीं हुआ है, 2 नंबर का काम तो नहीं हुआ। तो सारी चीजें क्या है, ये ड्रग इंस्पेक्टर भाई इंस्पेक्ट करता है। ये इस पर भरोसा कर सकते हैं इंसान कि भाई अगर इसने इंस्पेक्शन किया है तो गलत चीज नहीं होगी। बाकी ये केस में कंसिडर नहीं करूंगा। अब बात करेंगे ड्रग कंट्रोलर के बारे में। अब ड्रग कंट्रोलर क्या है? आसान है। ड्रग कंट्रोलर का मतलब कंट्रोल करने वाला कोई है। इसका काम रहता है कि क्वालिटी, सेफ्टी जो है ड्रग की, उसे मॉनिटर करना, उसे इंश्योर करना, ठीक है, और प्राइजेस को कंट्रोल करना, एवरीथिंग। मतलब एक तरीके से ये होता है ना कि जो ड्रग कंट्रोलर है वो हर चीज अपने अंडर कंट्रोल में रखता है, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो सेफ्टी हो, प्योरिटी हो, ठीक है, एनालिसिस रिलेटेड कोई भी चीज हो, करेक्शन हो, या फिर मार्केट प्राइस हो। इनका रोल मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स में रहता है। इनफैक्ट तो इस समय ये पता पड़ता है कि इनका जो रोल है वो मार्केटिंग में भी उतना ही है जितना कि नॉर्मल R&D में होगा। दैट्स व्हाई जो चीज इनके पास होनी चाहिए वो है इनकी पर्सनैलिटी और इनका गुड कम्युनिकेशन। इनके जो प्रोफेशनल स्किल्स होने चाहिए वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, और इन्हें एज ए विजिलेंटी की तरह काम करना होता है, तो अकॉर्डिंगली इनकी क्वालिटीज भी वैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हम सब जानते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या होती है, बट इट डज हैव फ्यूचर रोल बिकॉज विदाउट एनी फार्मासिस्ट हॉस्पिटल कैन नॉट वर्क। हॉस्पिटल वर्क नहीं कर सकते फार्मासिस्ट के बिना, इसलिए नॉर्मल जो फार्मासिस्ट इन एसोसिएशन विद डॉक्टर्स काम करते हैं हॉस्पिटल में, वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। बिग डेटा एनालिस्ट सिंपल है समझना, क्योंकि हम बिग डेटा एनालिटिक्स को समझ चुके हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स जो फार्मेसी में हमने बताया था और आप लोगों ने समझा था, उस चीज को हैंडल करने वाला जो होता है वो बिग डेटा एनालिस्ट होता है। तो वहां पर मैंने इस चीज की बात कर ली थी कि इनका काम क्या होता है, जो पर्सन कंसर्न्ड है बिग डेटा एनालिटिक्स से उनका काम क्या होता है। तो एक बार उस पॉइंट को, उस पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर करना, समझ में आ जाएगा कि भाई बिग डेटा एनालिस्ट क्या होता है। कंप्यूटेशन फार्मासिस्ट। कंप्यूटेशन फार्मेसी एक ब्रॉड ब्रांच है और कंप्यूटेशन फार्मासिस्ट भी एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत सारे टाइप के फार्मासिस्ट को इनकॉर्पोरेट करता है। इसका मतलब ये एक ब्रॉड टर्म। कंप्यूटेशन फार्मेसी कंप्यूटर एडेड ड्रग डेवलपमेंट वगैरह जो है होती है, ड्रग डिस्कवरी हो गई, ड्रग डेवलपमेंट हो गया, जो कंप्यूटर एडेड है वो
चीजें कंप्यूटेशनल फार्मेसी में आती है, जस्ट वी आर इनकॉर्पोरेटिंग द यूज ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। फार्मास्यूटिकल साइंस में जब हम कंप्यूटर का यूज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज, उसके एल्गोरिथम का यूज एनेबल कर देते हैं, तब वो कंप्यूटेशन फार्मेसी कहलाती है। जो टेक्निकल्स इस कंप्यूटेशन फार्मेसी में अपनी महारत हासिल करते हैं वो कंप्यूटेशन फार्मासिस्ट कहलाते हैं। इसकी भी अलग अलग ब्रांचेस होती है, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट एक ब्रॉड टर्म होता है कि भाई जो फार्मासिस्ट कंप्यूटेशन फार्मेसी को समझ लेता है वो कंप्यूटेशन फार्मासिस्ट कहलाता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें होती पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें। इसमें आपको फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल डेटा, ड्राइवर डिटेल्स, सारी प्री फॉर्मुलेशन या फॉर्मुलेशन स्टडीज जो होती है, ठीक है। इन विवो प्रेडिक्शन द ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी में ट्रायल नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जा रहे, बट इन विवो हम एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर क्रिएट कर रहे हैं। प्रिसिशन मेडिसिन ऑफ कोर्स एक बड़ी चीज है, जस्ट बिकॉज प्रिसिशन मेडिसिन विदाउट कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है, हो सकती है। तो कंप्यूटेशन फार्मासिस्ट जो है एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बड़ी इंडस्ट्री में। स्पेशली हेल्थ केयर साइंटिस्ट, हेल्थ केयर साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है। किसी ने अगर मेडिकल किया हो तो वो भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल एमबीबीएस वगैरह, वो भी हेल्थ केयर साइंटिस्ट बन सकता है। बट फार्मेसी में हेल्थ केयर साइंटिस्ट या हेल्थ केयर फार्मासिस्ट वो होते हैं जो कि हेल्थ केयर एसोसिएट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ क्लोजली वर्क करते हैं और हेल्थ केयर के जितने भी डिसिप्लिन है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका काम ड्रग को डिस्कवर करना या बनाना नहीं होता, इनका काम होता है कि ड्रग को कैसे यूज करना है, किस टाइप की थेरेपी प्रोवाइड करनी चाहिए, किस टाइप की लेनी चाहिए, क्यों क्या करे कि भाई जो सामने वाला है उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो, ट्रीटमेंट के लिए क्या डिसिप्लिन होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सारा काम हेल्थ केयर साइंटिस्ट करते हैं। और हेल्थ केयर साइंटिस्ट अलग अलग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो केवल फार्मासिस्ट ही हो, इसलिए हेल्थ केयर साइंटिस्ट है, नॉट जस्ट हेल्थ केयर फार्मासिस्ट। रिमेंबर द डिफरेंस। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट साइंटिस्ट जो, अच्छा, हेल्थ केयर साइंटिस्ट की एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो ये है कि हेल्थ केयर साइंटिस्ट अलग अलग चीजों को, अलग अलग टेक्नोलॉजी को भी यूज करते हैं। हेल्थ केयर साइंटिस्ट ऑफ कोर्स टेक्निकल्स भी होते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर डिवाइसिंग द परफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट। सॉरी फॉर द डिसरप्शन ऑफ द टॉपिक। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट साइकिल्स अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। अगेन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट साइकिल जो साइंटिस्ट जो होते हैं वो एक्चुअली लाइफ साइकिल के बारे में बताते हैं। लाइफ साइकिल के बारे में बताने का मतलब ये है कि किस टाइप की लाइफ साइकिल होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जिससे उनकी जो ट्रीटमेंट है वो और अच्छा हो सके। वो रहने का ढंग बताते हैं, वो तरीका बताते हैं, वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे और अच्छा करने का तरीका बताते हैं। ये थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, इसलिए साइंटिस्ट है, नॉट जस्ट फार्मासिस्ट। अब लग रहा होगा कि इनका क्या ही रोल होगा, पर इनका रोल होता है, जस्ट बिकॉज कि सिर्फ दवाइयां ठीक नहीं कर सकती है, कैसा ऑरा है, इंसान क्या चीज बता रहा है वो चीज भी करती है। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनसे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, वो कोई दवाई नहीं देते। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट साइकिल्स आपको लाइफ साइकिल को मैनेज करना सिखाते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ साइकिल की तरफ आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं। और ये मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग चीजों को जो लाइफ में है उनको मैनेज करने का ढंग सिखाते हैं, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी वो कर चुके होते हैं। रिसर्च फार्मासिस्ट बहुत सिंपल है, जो फार्मासिस्ट R&D से कंसर्न होते हैं वो रिसर्च फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो लगे हुए होते हैं। वो बहुत सारी चीजें आती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च, एनालिसिस भी आ जाता है, विजिलेंस भी आता है, फॉर एग्जांपल फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। तो ये क्या है, रिसर्च का पार्ट आ जाता है। रिसर्च अलग अलग टाइप की होती है, अब आपको लग रहा होगा एनालिसिस भी आप रिसर्च में कर रहे हो, उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ी कैटेगरी, सिर्फ ड्रग का डेवलपमेंट नहीं, उसका एनालिसिस भी रिसर्च का पार्ट होता है, बिकॉज एनालिसिस भी कभी कभी बहुत कुछ चीजें नहीं बना देता। रिसर्च वर्ड पर जाओ, किसी चीज को दोबारा सर्च करना, दिस सर्च इज नॉट सिर्फ ढूंढना, उसके बारे में और कुछ पता लगाना, रिसर्च।
4 इनोवेशन अगर हम 2022 की बात करें कि भाई 2022 में टॉप 4 इनोवेशन क्या थे, एक बार जल्दी से इस पे रिव्यू कर लेते, बिकॉज इसमें समझाने लायक तो कुछ है नहीं ज़्यादा, इसमें बताने लायक है कि भाई ये हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ mRNA वैक्सीनोलॉजी। mRNA वैक्सीनोलॉजी की नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है। एडवांसमेंट इन जनरेशन प्यूरिफिकेशन एंड सेलुलर डिलीवरी ऑफ आरएनए हैव enabled the development of RNA therapies across a broad area of application such as cancer and Zika virus। जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और रिलेटिवली सिंपल टू मैन्युफैक्चर है। mRNA वैक्सीनोलॉजी कोई भी एंटीबायोटिक्स होती है या वैक्सीन होती है, वो अलग अलग जनरेशन की आती है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस टाइप की। तो नेक्स्ट जनरेशन mRNA वैक्सीनोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। एंड जो ये mRNA वैक्सीनोलॉजी है ये रिट्रोवायरसेस के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव होती है। रिट्रोवायरसेस के खिलाफ क्यों इफेक्टिव होती है वो कभी और करेंगे, बट ये प्रीडोमिनेंटली उनके लिए बनाई जाती है। रिट्रोवायरसेस अपने आरएनए से डीएनए बना लेते हैं, एक छोटे टर्म में तो ये बात है। तो रिट्रोवायरसेस के लिए, बाकी ये एज ए जनरल नॉलेज हम इसे लेकर चलेंगे कि ये चीज पता होनी चाहिए। और ये 2022 का, 2023 चल रहा है, बट 2022 के कुछ रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं जिन्हें हमें रिव्यू करना चाहिए। PSMA targeted therapy। PSMA stands for prostate specific membrane antigen। ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए है। Prostate specific membrane antigen found in high levels on the surface of prostate cancer cells is a potential biomarker of the disease। एंटीजन जो होता है एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए पर्टिकुलर होता है, स्पेसिफिक होता है। तो प्रोस्टेट कैंसर सेल्स के सरफेस पर PSMA पाया जाता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन। ये जो PSMA है ये बायोमार्कर मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में एक ऐसा मार्कर मिलता है जो उस पर्टिकुलर डिजीज को मार्क करता है, तो चीज बायोमार्कर कहलाती है। PSMA PET जो है uses a radioactive tracer to locate and attach to PSMA proteins, making them visible by PET imaging। This approach can be used in conjugation with CT और MRI scans to visualize where prostate cancer cells reside। Actually इनका काम क्या होता है, विजुलाइज करना प्रोस्टेट कैंसर सेल्स किस जगह पर उनकी ग्रोथ हुई, किस जगह पर वो पनप रहे हैं, ठीक है। तो PSMA PET जो है ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर का यूज करता है, उसको लोकेट करता है कि भाई PSMA पता पड़ गया कहाँ है, तो उससे हम इमेजिंग मतलब PET इमेजिंग के दौरान या उससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट कैंसर सेल्स जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, यहाँ पर वो पनप रहे हैं, ठीक है। और इससे हम टारगेटेड थेरेपी करवा सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी मतलब क्या होता है, उसी टारगेट पर हमें जब टारगेट पता पड़ गया कि एग्जैक्टली यहाँ पर टारगेट है, तो उसी जगह हम अपनी थेरापेटिक मीन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको थेरेपी वहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्लांटेबल फॉर सीवर पैरालिसिस। अच्छा, इम्प्लांटेबल का मतलब बॉडी में कुछ चीज डालना, जैसे कोई चीज, मतलब इम्प्लांट्स जो होते हैं, इम्प्लांट्स मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल चीजें डालना जो अब फंक्शनिंग जब बिगड़ चुकी उसको नॉर्मल फंक्शनिंग की ओर ना लेके जा सके। तो पैरालिसिस एक बड़ी चीज होती है, उसके लिए इम्प्लांटेबल्स की खोज हुई है। अब जो इम्प्लांटेबल्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। ये किस टाइप से बनते हैं, इनकी क्या फॉर्म मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, एंड दैट्स व्हाई मैंने भी मेंशन नहीं किया। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगी, इसका स्ट्रक्चर, किस मटेरियल से बने हैं, इनका फंक्शन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी स्लाइड की लेंथ को ध्यान में रखते हुए। जो ये टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स को यूज करती है ताकि ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स मिलते हैं उसे कलेक्ट कर सके और कॉन्सिक्वेंटली वो उसे कमांड करते हैं। सिग्नल्स जो आ रहे हैं CNS से वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, बिकॉज इन पैरालिसिस सिग्नल्स ट्रांसमिट ही नहीं हो पाते हैं, तो उनका काम ये रहता है। टारगेटेड मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन कार्डियोमायोपैथी। जो हाइपरटेंशन कार्डियोमायोपैथी होती है, या एक्चुअली हाइपरटेंशन तो नहीं कहेंगे, हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है,
ये एक ऐसे वर्ड्स हैं जो नो डाउट कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बट जहां जो उसका सोर्स है वो प्रोबेबली आपको दो वर्ड्स लाएगा। तो ये हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी है, मेरी गलती है हाइपरटेंशन करना, तो इसे ये जरूर सही कर दिया जाएगा। हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथिक सिम्टम्स जो है जिनमें भी दिखाई देते हैं, एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उनके लिए टारगेटेड मेडिकेशंस बना दी गई है। टारगेटेड मेडिकेशंस का मतलब ये होता है जो उसी टारगेट पर एक्ट करे विदाउट सफरिंग एनी पास मेटाबॉलिज्म, जैसे फर्स्ट पास होता है, बाईपास होता है, या कहीं और कोई और रूट, हम जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मिनिमाइज करते हैं कि भाई हमें किसी और रूट से देने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते। की पॉइंट जो हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो भाई कौन से की पॉइंट्स है जो हमें देखने चाहिए। की पॉइंट्स का मतलब मैं ये बताऊं, ये है जो हमने अभी तक देखे, बेनिफिट्स क्या है, अपना इतना सब देखा है, हम देख क्यों रहे हैं, क्यों मॉडर्न फार्मेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर मॉडर्न फार्मेसी के की पॉइंट्स हम बात करें तो क्यों भाई मॉडर्न फार्मेसी के बारे में हमें इतना करने की जरूरत है, इतना ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो है, उसका कारण है बेटर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर क्वालिटी एश्योरेंस, बेटर सेफ्टी, बेटर ट्रीटमेंट और बेटर रीच टू पीपल। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो रहा है, क्वालिटी एश्योरेंस भी बेटर है, इसका मतलब क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, सेफ ज़्यादा है, ट्रीटमेंट और अच्छा है, नॉट जस्ट बेटर, ये आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता है, और बेटर रीच टू पीपल, इसका मतलब कि जो लोग हैं, अगर ये एक बार फैल जाता है ना दुनिया में, तो जो रीच होगी इसकी लोगों तक वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत एनहेंस्ड हो जाएगी। समरी की बात कर लेते हैं एक बार, बेटर टेक्नोलॉजी, कि भाई हम जानते हैं मॉडर्न फार्मेसी इज कंसर्न विद द टेक्नोलॉजी, और जो कन्वेंशनल फार्मेसी प्रैक्टिस में हम टेक्नोलॉजी नहीं अपना रहे थे, वो अब टेक्नोलॉजीज मॉडर्न फार्मेसी में अपना रहे हैं, जिसकी जो फ्यूचर पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स आई गेस वो अप टू द मार्क और अबव द मार्क है। बेटर प्रोफाइल्स, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनोवेशन इतने हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इतने हैं, नए नए डोमेन्स निकल रहे हैं, बेटर जॉब प्रोफाइल्स भी आ रही है, अलग अलग प्रोफेशंस आ रहे हैं, अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, और वो जो प्रोफेशंस आ रहे हैं वो हाई डिग्री प्रोफेशंस। ऑफ कोर्स यू नीड टू बी मच मोर नॉलेजेबल देन बिफोर, बट उसकी जो डिग्री है, जो उसकी रैंक है, वो बहुत ज्यादा ही होगी। और फ्यूचर पोटेंशियल, ऑफ कोर्स आई गेस मॉडर्न फार्मेसी की फ्यूचर पोटेंशियल इतनी है कि कन्वेंशनल फार्मेसी उसके सामने नहीं टिकती है, बिकॉज कन्वेंशनल मेथड को कोई अपनाना नहीं चाहता। जैसे जैसे वेरिएशंस हो रहे हैं, चाहे वो डिजीज में, एलिमेंट्स में, माइक्रोब्स में, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जितने भी, उनमें भी वेरिएशंस आ रहे हैं, तो उस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न फार्मेसी इज समथिंग विच होल्ड्स अ फ्यूचर पोटेंशियल। आई गेस कन्वेंशनल फार्मेसी कुछ टाइम तक रहेगी, बट बहुत जल्दी ओवरटेक कर ली जाएगी बाय मॉडर्न फार्मेसी प्रैक्टिस। कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना बड़ा वीडियो आपने अगर देखा है पूरा, तो इतना बड़ा वीडियो आपने देखा होगा तब तो आप यहाँ पर आए हैं, और कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़े कम बने। पहला वीडियो में कंटेंट ऐसा बताना था कि हाँ भाई सामने वाला मेहनत, अगले वीडियो में ऑफ कोर्स आई गेस अलग अलग चीजें मिलेगी आपको, अलग अलग चीजें। नेक्स्ट वन बीइंग, मैं पहले ही बता देता हूँ, नेक्स्ट वन बीइंग लिपोसोम्स के बारे में होगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा तो यूज नहीं आ रहा, बट इसमें पोटेंशियल बहुत है। लिपोसोम्स इज समथिंग दैट आई गेस अभी तक इतना यूज नहीं आया है, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसमें, स्पेशली कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट या कैंसर के अगेंस्ट, इसलिए हम लिपोसोम्स पर बात करेंगे। और जो भी मटेरियल है इससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से, आज के वीडियो से रिलेटेड, वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट्स में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज कमेंट में बता सकते हैं। बिब्लियोग्राफी जरूर आप देख सकते हैं, बिब्लियोग्राफी मेरी ये रही है कि मैंने यहाँ से सर्च किया है, अपनी वेबसाइट मैंने सर्च करी, नो डाउट और भी करी होगी, लेकिन मैं सबको मेंशन नहीं कर सकता था, bibliography is there. Or in the end, thank you for giving a precious time to my video, and I hope it helped you learn much more about the topic concerned with this video. तब तक के लिए
अगली वीडियो के लिए हरे कृष्ण। May you have a wonderful day or night ahead.